हम बेटा आज अपन डिस्कस करेंगे परिनालिका। परिनालिका सोलेनोइड। परिनालिका देखो, सबसे पहले मैं बात करना चाहूं परिनालिका कहते किसे हैं। जब किसी खोखले बेलनाकार पाइप पर, मैं एक खोखला बेलनाकार पाइप मान लेता हूं। ये पाइप है वो कैसा है, खोखला है, बेलनाकार है, बेलन के आकार का तो है ये। जब किसी खोखले बेलनाकार पाइप पर उसके अक्ष के समांतर, देखो अक्ष इसका ये हो गया, इसके अक्ष के समांतर विद्युत रोधी तांबे के तार एक समान रूप से लपेट दिया जाए। जब किसी खोखले बेलनाकार कुचालक पाइप पर, कैसा है, खोखला बेलनाकार कुचालक पाइप है, इस पर इसके अक्ष के समांतर विद्युत रोधी तांबे के तार एक समान रूप से लपेट दिए जाएं तो प्राप्त व्यवस्था क्या कहलाती है, परिनालिका कहलाती है। आपके माइंड में क्वेश्चन क्रिएट होना चाहिए कि मैंने बोला जब किसी खोखले बेलनाकार कुचालक पाइप पर विद्युत रोधी तांबे के तार, विद्युत रोधी या विद्युत रुद्ध तांबे का तार, विद्युत रोधी का मतलब ऐसा नहीं है कि वो कुचालक हो, विद्युत रोधी का मतलब ऐसा नहीं है कुचालक है। जो हमने तांबा बोला है तो तांबा सबसे अच्छा बढ़िया सुचालक होता है। चांदी के बाद में किसका नंबर आता है, तांबे का नंबर आता है, ये ना। इसका मतलब सुचालक तो है, लेकिन मैंने विद्युत रोधी बोला, इसका मतलब तांबे के ऊपर क्या हो रही है, पॉलिश, तांबे के ऊपर पॉलिश हो रही है। तो जो पॉलिश हो रही है वो क्यों की है कि जैसे ही इस तार में धारा प्रवाहित करेंगे और तार को मैं टच करूंगा तो मुझे धारा प्रवाहित नहीं होगी, मुझे उस तार में से करंट नहीं लगेगा। जो तांबे के तार होते हैं, जो ये हमारे पंखे होते हैं, जितनी भी मोटर होती हैं, उनमें जो कुंडली बनाई जाती है, इन कुंडलियों के ऊपर तांबे के तार के ऊपर तांबे के कलर की पॉलिश कर देते हैं। पॉलिश क्यों करते हैं, यदि आप उस तांबे के कलर की पॉलिश को, तांबे के तार को धारा प्रवाहित करके टच करना चाहें तो आप में करंट फ्लो नहीं होगा, आप में धारा का प्रवाह नहीं होगा, ठीक है ना। इसका मतलब विद्युत रोधी तांबे के तार का मतलब क्या हो गया, ऐसा तार है जिसके ऊपर क्या हो रही है, पॉलिश हो रही है। अगर आप टच करेंगे तो आपको उसमें से धारा का प्रवाह नहीं होगा, ठीक है ना। हम बात कर रहे थे जब किसी खोखले बेलनाकार पाइप, देखो खोखला बेलनाकार पाइप ये हो गया, जब किसी खोखले कुचालक बेलनाकार पाइप पर उसके अक्ष के समांतर एक समान रूप से विद्युत रोधी तांबे के तार लपेट दिए जाए, उसके अक्ष के समांतर एक समान रूप से विद्युत रोधी तांबे के तार लपेट दिए जाए तो प्राप्त व्यवस्था क्या कहलाती है, परिनालिका कहलाती है। बेटा परिनालिका के बाहर नेट चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है, शून्य। यहाँ पर भी चुंबकीय क्षेत्र का मान शून्य होता है। केवल जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो कहाँ होता है बेटा, परिनालिका के अंदर, इस प्रकार से चुंबकीय, ठीक है बेटा। चले आगे। अब बात आ रही है, आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि गुरुजी जो आपकी ये परिनालिका है उसमें धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय क्षेत्र यूं जाना चाहिए या यूं जाना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि ये कोई कुंडली हो गई, इस कुंडली के सिरे पर जो धारा का प्रवाह हो रहा है, इस कुंडली के सिरे पर देखो आपके पास परिनालिका यही थी ना, आपने धारा का प्रवाह इस प्रकार से ही तो किया है, ऐसे ही तो किया है। यहां धारा का प्रवाह कैसे हो रहा है, आप देखिएगा, ऐसे ही हो रहा है या नहीं हो रहा है ना। इसका मतलब वृत्ताकार रूप में धारा का प्रवाह ऐसे हो रहा है या नहीं हो रहा है, हो रहा है ना। वृत्ताकार रूप में धारा का प्रवाह जब ऐसे हो रहा है, इस प्रकार से हो रहा है, तो आप यहाँ पर दाएं हाथ का नियम लगा दो। दाएं हाथ का नियम क्या है आपके पास, वृत्तीय धाराओं का नियम। इस नियम के अनुसार दाएं हाथ को इस प्रकार फैलाया जाए कि
मुड़ी हुई उंगलियां धारा की दिशा को डिनोट करें तो अंगूठा किसको डिनोट करेगा? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को डिनोट करेगा या नहीं करेगा? कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब क्या हो गया? आप देखिएगा यहां धारा क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है? क्लॉकवाइज है। जब यहां धारा क्लॉकवाइज है, यहां पर धारा कैसी है बेटा? क्लॉकवाइज है। कैसी है ना? जब भी किसी कुंडली में धारा क्लॉकवाइज हो, कैसी हो बेटा? क्लॉकवाइज। आप देखो यहाँ पर, यहाँ क्लॉकवाइज ऐसे ही होगा। ये कुंडली हो गई, इसमें कुंडली के एक सिरे में धारा कैसी है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज होगी तो आपके पास चुंबकीय क्षेत्र कैसे जाएगा? अंदर की ओर, है ना? जब चुंबकीय क्षेत्र इस कुंडली में इस सिरे में अंदर की ओर होगा, इसका मतलब वो कौन से पोल की तरह कार्य करेगा? एस पोल की तरह। कौन सा? एस पोल की तरह, है ना? कुंडली का वह सिरा, वापस बोल रहा हूं, कुंडली के जिस सिरे में धारा कैसे होगी? क्लॉकवाइज होगी, वो एस पोल की तरह कार्य करेगा। और जिस सिरे में धारा एंटी क्लॉकवाइज होगी, कैसी होगी? एंटी क्लॉकवाइज होगी, वो कौन सा सिरे की तरह कार्य करेगा? एन पोल की तरह। एन पोल से चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी, जबकि एस पोल में चुंबकीय बल रेखाएं घुसेंगी, है ना? तो मैं मान लेता हूं ये परिनालिका है, इस परिनालिका के बाहर नेट चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना है बेटा? 0। केवल चुंबकीय क्षेत्र है वो कहां पर है? अक्ष पर है। चले आगे। और एक चीज और देखिएगा, जो आपका ये परिनालिका है, परिनालिका ये हो गई, इस परिनालिका का अक्ष हो गया, ये अक्ष यही होगा ना, अक्ष ये हो गया पूरा। इस अक्ष पर जो आपका परिनालिका के ऊपर जो तार लपेट रहे हो, तांबे के तार लपेट रहे हो, प्रत्येक तांबे के तार का तल इस अक्ष के कैसे होगा बेटा? लंबवत होगा। कैसे होगा? लंबवत। देखो तल, तांबे के तार ऐसे लपेट रहे हो तो तांबे के तार का तल कैसे हो गया? ऐसे हो गया। अक्ष ऐसे हो गया, एक दूसरे के कैसे हो गया? लंबवत। कोई आपसे पूछना चाहे कि परिनालिका के अक्ष पर जो परिनालिका है, उस परिनालिका पर तांबे के तार लपेटते हैं, तो तांबे के तारों का तल उसके अक्ष के कैसे होता है? लंबवत होता है। कैसे होता है बेटा? लंबवत होता है। कोई समस्या यहाँ तक? चलो बेटा आगे तक। ये तो हमारी परिनालिका की बात हो गई। अब मुझे डिस्कस करना है परिनालिका के अक्ष पर, परिनालिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता परिनालिका के अक्ष पर। परिनालिका का अक्ष का मतलब ये पॉइंट हो गया, यहां चुंबकीय क्षेत्र देखने है। बाहर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है परिनालिका के? 0 होता है। कोई समस्या नहीं। परिनालिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र देखना है। परिनालिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र देखने के लिए मैं मान लेता हूं, माना कोई स्मॉल एल लंबाई की परिनालिका है, स्मॉल एल लंबाई की परिनालिका है, जिसमें फेरों की संख्या कैपिटल एन है। इस पूरी परिनालिका में फेरों की संख्या कितनी है बेटा? कैपिटल एन फेरे हैं, तथा प्रत्येक फेरे में जो धारा प्रवाहित हो रही है वो कितनी धारा प्रवाहित हो रही है? आई धारा प्रवाहित हो रही है ना? तब इस परिनालिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। ठीक, अब देखो परिनालिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करने के लिए आप एम्पियर का नियम लागू करेंगे, और एम्पियर का नियम लागू करने के लिए आप यहाँ कोई एम्पियर लूप की कल्पना करेंगे। तो मैं यहाँ कोई बेलनाकार एम्पियर लूप की कल्पना कर लेता हूं। कैसे बेटा? बेलनाकार एम्पियर, सॉरी आयताकार एम्पियर लूप। कैसा है? आयताकार एम्पियर लूप की कल्पना कर लेता हूं। ये आयताकार एम्पियर लूप क्या हो गया? पी क्यू आर एस, ये लूप हो। ठीक है बेटा, चले आगे। अब आप देखिएगा यहाँ पर मैं यहां इस आयताकार एम्पियर लूप पर एम्पियर का नियम लागू करता हूं, और एम्पियर का नियम क्या है आपके पास? इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर बराबर म्यू नॉट सिग्मा, यही है ना? चले आगे। अब देखो बेटा, सबसे पहले मैं बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर को सॉल्व करता हूं। यहां
किसको सॉल्व कर दूं, बी वेक्टर। एलएचएस पार्ट को ले लेता हूं, एलएचएस भाग को लेने पर एलएचएस भाग को लूंगा तो इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। इसका मतलब क्या है, मैंने कभी आपको बताया था कि इसके नीचे में एल भी लगा सकता हूँ, होल भी लगा सकता हूँ, कल बताया था एम्पियर के नियम में। इसी चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर बराबर, इसी चीज को मैं एल नीचे लगा दूं तो बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। एम्पियर के नियम में कल हमने डिस्कस किया था इस मैटर पर। तो मैंने बताया था कि इसका मतलब क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन ये पूरे बंद पृष्ठ के लिए, इसका मतलब पूरा बंद पृष्ठ। बंद पृष्ठ का मतलब मैंने यहाँ बताया था कि चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन कर रहे हो तो लिमिट लगाएंगे, वो किसके सापेक्ष, लंबाई के सापेक्ष। तो यहाँ लिमिट लगा दी, यहाँ तीनों का मतलब एक ही होता है ना। तो यहाँ मैं बात करूंगा आयताकार लूप के लिए जब एम्पियर का नियम लागू करूंगा तो देखो पूरा बंद पृष्ठ चार भुजाओं से मिलकर बना हुआ होगा, और चार भुजा कौन कौन सी होंगी, एक पी क्यू, क्यू आर, आर एस और एस पी, ये चार भुजाएं होंगी, है ना। आप देखिएगा इंटीग्रेशन ऑफ कौन सी भुजा, पी क्यू भुजा, बी वेक्टर डॉट, हाँ बेटा पी क्यू भुजा के लिए बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, अब कौन सी भुजा आएगी, क्यू आर भुजा आएगी, और क्यू आर भुजा के लिए इंटीग्रेशन ऑफ क्यू आर बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर प्लस, और कौन सी भुजा रह गई आपके पास, आर एस भुजा रह गई, क्या आएगा, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर प्लस, इधर ले लेता हूं है ना, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कौन सी भुजा रह गई, एस पी भुजा रह गई, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। एक चीज और देखिएगा, मैंने यहां लिखा इंटीग्रेशन ऑफ पी क्यू बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। आप इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ पी क्यू बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। इसका मतलब लिमिट आपने पी से क्यू तक लगा दी, या तो बोल दो पी से क्यू तक, या पूरी पी क्यू भुजा के लिए लिमिट लगा दी, है ना। कहीं ऐसे भी लिखा मिल जाए और ऐसे भी लिखा मिल जाए, अगेन कंफ्यूज मत होना, है ना, एक ही मतलब होता है। चले आगे, चलो बेटा आगे डिस्कस करते हैं। देखिएगा क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर बराबर इंटीग्रेशन ऑफ पी क्यू वी इंटू डीएल कॉस ऑफ थीटा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ क्यू आर बी इंटू डीएल कॉस ऑफ थीटा प्लस कौन सी भुजा रह गई, अब आर एस रही या नहीं रही, आर एस भुजा। देखो बेटा आर एस भुजा को मैं कहा लिख दूं, यहां नीचे लिख दूं इधर, प्लस आर इंटीग्रेशन ऑफ आर एस बी इंटू डीएल कॉस ऑफ थीटा। ये यहां से इधर चला गया है ना, इसका शेष भाग यहां है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कहां से बेटा, एस से पी तक बी इंटू डीएल कॉस ऑफ थीटा। आएगा या नहीं आएगा, आगे देखो बेटा, v इंटू डीएल कॉस ऑफ थीटा पी क्यू भुजा, पी क्यू भुजा, यहां चुंबकीय क्षेत्र यूं है ना, यूं ही आ रहा है ना चुंबकीय क्षेत्र, यूं चुंबकीय क्षेत्र यूं है, भुजा पी क्यू यूं है, थीटा का मान कितना आएगा यहाँ 180, 90 क्यों आएगा बेटा, चुंबकीय क्षेत्र यूं है, भुजा यूं है, 180 आएगा, है ना। लेकिन इसके बाहर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना है, 0, बाहर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0। चले आगे, इस क्यू आर भुजा को देखो, क्यू आर भुजा, और आपके पास क्या दे रखा है, क्यू आर भुजा, और क्या है बेटा, चुंबकीय क्षेत्र। देखो क्यू आर भुजा कहाँ है, क्यू आर भुजा ये रही, और चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है आपका, ये रहा। इन दोनों के मध्य कोण कितना है,
थीटा का मान यहाँ 90 और cos 90 का मान कितना होता है 0। अगेन कौन सी भुजा आ गई आर एस भुजा और चुंबकीय क्षेत्र के मध्य थीटा का मान 0, cos 0 का मान अगेन b इंटू डी एल एस पी भुजा चुंबकीय क्षेत्र ये है, भुजा ये है। थीटा का मान कितना है यहाँ, थीटा का मान यहाँ पर आ गया आपके पास 90 और cos 90 का मान कितना है, cos 90 का मान कितना है बेटा 0 है या नहीं। चले आगे, चलो बेटा अब देखो जब b का मान 0 है और 0 में यहाँ रखूंगा तो नेट वैल्यू कितनी आएगी 0, मतलब क्या आ गया आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ b वेक्टर इंटू डी एल वेक्टर बराबर ये पूरा मान 0 प्लस cos 90 का मान 0, cos की जगह 0 रखूंगा, सारा मल्टीप्लाई हो गया 0, थीटा का मान 0, cos 0 का मान 1, इसका मतलब यहाँ 1 आ गया, यहाँ रह गया इंटीग्रेशन ऑफ आर एस बी इंटू डी एल प्लस cos 90 का मान 0, ये पूरी वैल्यू कितनी आएगी आपकी 0 आएगी या नहीं आएगी, कोई समस्या। चले आगे, आगे देखिएगा बेटा, देखो सारा मान 0 केवल ये रह गया और यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ डीएल हो रहा है, इसका मतलब लंबाई के सापेक्ष समाकलन हो रहा है, तो b कांस्टेंट ये b कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ v वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर बराबर b बाहर इंटीग्रेशन ऑफ कौन सी भुजा आर एस इंटू डी एल, आर एस भुजा ये है। मैंने इस कोई समस्या, कोई दिक्कत थोड़ी है। चलो चले आगे, अब देखिएगा बेटा, अगर ये पूरी आर एस भुजा का मैं लंबाई के सापेक्ष इंटीग्रेशन करता हूं तो मेरे पास क्या मिलेगा, चूंकि इंटीग्रेशन ऑफ आर एस भुजा इंटू डीएल, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल क्या मिलेगा, एल मिलेगा, इस पूरी भुजा की लंबाई मिलेगा या नहीं मिलेगा, कोई समस्या थोड़ी है। चले आगे, एक चीज देखो, इस आयत ये कौन था आयताकार लूप, इस भुजा की लंबाई कोई दिक्कत थोड़ी है, इस भुजा की लंबाई अगर मैं क्या मान लेता हूं, इस पूरी भुजा की लंबाई, इस भुजा की लंबाई में अगर एल मान लेता हूं तो इस पूरी भुजा में जो फेरों की संख्या होगी वो कितनी होगी, कैपिटल है, होगी या नहीं होगी। आप जब पूरे अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र निकालोगे तो देखो पूरे अक्ष के लिए आपने लंबाई कितनी मानी थी, एल मानी थी, तो ये आयताकार लूप कैसा हो जाएगा आपका, लंबा आयताकार हो जाएगा, तो पूरी भुजा हुई लंबाई आ जाएगी, इसकी फेरों की संख्या हुई एन आ जाएगी, आएगी या नहीं आएगी। चलो बेटा आगे देखो, ये वैल्यू यहां पुट करूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर बराबर बी एज इट इज आ गया इंटू एल बी एज इट इज आ गया, समीकरण 2 आएगा या नहीं आएगा, है ना। अब देखो बेटा, जो आपके पास ये परिनालिका है, जो आपके पास ये परिनालिका है, इस पूरी परिनालिका में फेरों की संख्या कितनी है, कैपिटल है या नहीं। एक फेरे में धारा कितनी जा रही है, एक फेरे में धारा कितनी जा रही है, आई जा रही है, तो एन फेरों में धारा कितनी हो जाएगी, एन इंटू आई, कितनी हो जाएगी, एन इंटू आई, होगी या नहीं होगी। इसका मतलब आप देखिएगा, चूंकि सिग्मा आई यहां कौन था, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर बराबर म्यू नॉट सिग्मा आई इसमें प्रवाहित कुल धारा का मान कितना होगा, कैपिटल एन इंटू आई, समीकरण 3 आएगा। अगेन देखिएगा बेटा, समीकरण 1, 2 व 3 से देखो, समीकरण 1 बोल रहा है बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, और बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर का मान कितना है बेटा, बी इंटू एल, है या नहीं। चले आगे, बराबर म्यू नॉट सिग्मा आई, और सिग्मा आई का मान कितना है, एन इंटू आई, है या नहीं। चले आगे, चले आगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। चलो, एन इंटू आई,
अब देखिएगा आप यहां से कुछ तो गड़बड़ हो गया। कैपिटल एन का मान कितना होता है? कैपिटल एन देखो B बराबर म्यू नॉट कैपिटल एन आई बटा एल है या नहीं बेटा? B का मान निकालोगे तो L कहां चला जाएगा? भाग में जाएगा या नहीं जाएगा? चलो ये देखो, ये क्या है आपके पास? कैपिटल N क्या है? टोटल फेरों की संख्या है ना, और L क्या है? बटा L लंबाई। अगर मैं समस्त फेरों की संख्या में L का भाग दे दूं, मैं मान लेता हूं इस पूरी प्रणालिका की लंबाई 5 मीटर है, इस प्रणालिका में फेरों की संख्या कितनी है? 5000 है। तो मैं 5000 में यदि 5 का भाग लगा दूं, टोटल फेरों की संख्या में लंबाई का भाग लगा दूं, कितना मान आएगा? 1000। 1000 मान आएगा, वो प्रति इकाई लंबाई में फेरों की संख्या आएगी। आएगी या नहीं आएगी भाई? प्रति इकाई लंबाई का मतलब एकांक लंबाई में कुल कितने फेरे हैं, तो एकांक लंबाई में फेरों की संख्या क्या होगी आपके पास? स्मॉल n मान लेता हूं। कितना? स्मॉल n। यहां स्मॉल n एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है। क्या मान लेता हूं? स्मॉल n एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। कैपिटल N पूरी प्रणालिका में फेरों की संख्या, पूरी प्रणालिका में फेरों की संख्या। L क्या है आपके पास? पूरी प्रणालिका की लंबाई। तो पूरी प्रणालिका में फेरों की संख्या मतलब समस्त फेरों की संख्या में लंबाई का भाग लगा हुआ, तो मेरे पास क्या आएगा? प्रति इकाई लंबाई में फेरों की संख्या आएगी आपको स्मॉल कैपिटल N अपॉन L बराबर स्मॉल n, मतलब V बराबर म्यू नॉट एन आई। ये क्या आएगा? प्रणालिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। प्रणालिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की इंटेंसिटी कितनी होती है? B बराबर म्यू नॉट एन आई। एन क्या है? प्रति इकाई लंबाई में फेरों की संख्या। n की जगह आप क्या रख सकते हो? कैपिटल N अपॉन L, मतलब प्रणालिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ये आएगा। अगर प्रति इकाई लंबाई में फेरों की संख्या दे रखी हो तो फॉर्मूला ये लागू होगा, अगर संपूर्ण कुल फेरे दे रखे हो और लंबाई दे रखी हो तो फॉर्मूला ये वैलिड होगा। बोलो कोई समस्या? कोई समस्या थोड़ी है। चले आगे, चले आगे बेटा यहां तक। चलो अभी देखो, मैंने यहां बताया था प्रणालिका में कि जब आप प्रणालिका का निर्माण करोगे तो प्रणालिका क्या होती है? जब किसी को चालक खोखले बेलनाकार पाइप पर विद्युत रोधी तांबे के तार लपेटते हैं तो प्रणालिका का निर्माण होता है। यदि आप कुचालक खोखले बेलनाकार और कुचालक पाइप की जगह पर कोई धातु की छड़ ले लें, धातु लोहे की कोई छड़ लेकर उस पर तांबे के तार लपेट दिए जाए और तांबे के तार लपेट कर धारा प्रवाहित कर दी जाए, तो यह एक चुंबक बन जाती है। यह एक चुंबक की तरह कार्य करेगी और जिसे अपन क्या कहेंगे? क्रोड़ चुंबक कहेंगे। क्रोड़ चुंबक किसे कहते हैं? जब किसी धातु की छड़ पर विद्युत रोधी तांबे के तार लपेट दिए जाएं तो किसका निर्माण होगा? क्रोड़ चुंबक का निर्माण होगा, है ना। अब आप इसी को सोच लो कि आपने जो पाइप लिया था बेलनाकार, वो खोखला बेलनाकार पाइप को चालक नहीं था, वो धातु का था। अगर ये धातु का पाइप होगा, किसका पाइप होगा बेटा? धातु का पाइप होगा, तो ये क्रोड़ चुंबक की तरह कार्य करेगा। किसकी तरह? क्रोड़ चुंबक। जब ये धातु होगी इसका मतलब क्या आ गया? इस चुंबकीय क्षेत्र में कोई माध्यम आ गया। माध्यम आया है, आपने धातु डाल दिया, आपने लोहा भर दिया इसके अंदर, माध्यम डाल दिया। तो जब उस वाली कंडीशन में आपके पास प्रणालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान आएगा B बराबर म्यू नॉट म्यू आर इंटू एन आई। देखो म्यू नॉट म्यू आर, म्यू नॉट तो एज इट इज है निर्वात की चुंबकशीलता, म्यू आर जो आपने माध्यम इसके अंदर डाला था उस माध्यम की आपेक्षिक चुंबकशीलता, उस माध्यम की आपेक्षिक चुंबकशीलता। आपको पता है म्यू नॉट इंटू म्यू आर को अपन म्यू लिखते हैं, तो B बराबर क्यों आएगा? क्या आएगा? म्यू एन आई, म्यू या म्यू एन।
यहाँ म्यू एम क्या आ गया, माध्यम की चुंबकशीलता। म्यू एम माध्यम की चुंबकशीलता। माध्यम क्यों आया, क्योंकि आपने उसे खोखले की जगह पर कुचालक की जगह पर सुचालक ले लिया, वहां कोई आपने माध्यम भर दिया, आपने कोई छड़ ले ली, यही तो बात होगी। कोई समस्या? चले आगे। चलो भाई, ये आपके पास परिनालिका के कारण उसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आई, और परिनालिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी आई बेटा, B बराबर म्यू नॉट एन आई। ये परिनालिका आपकी अनंत लंबाई की है, बहुत लंबी है, लंबी परिनालिका के कारण, है ना। यदि आपकी परिनालिका एक सीमित लंबाई की हो जाए, छोटी सी परिनालिका इस प्रकार से कोई सीमित लंबाई की हो जाए, और जब परिनालिका आपकी सीमित लंबाई की होगी, उस वाली कंडीशन में उसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, देखिएगा। ये क्या हो गया, परिनालिका का अक्ष, यहाँ कोई बिंदु हो गया। देखो इस अक्ष को इस सिरे से मिला देता हूं तो ये कोई कोण बन रहा है, वो कोण क्या बन गया, थीटा। और इस सिरे को यहां से मिला दूंगा तो अब कोई कोण बनेगा। अब यहाँ जो पूरा कोण बनेगा, ये वाला कोण कितना बनेगा, θ2। ये θ1 था और ये कितना आ गया, θ2। अब इस बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र आया, परिनालिका के बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र होगा, आपको डायरेक्ट याद रखना है, B बराबर 1/2 म्यू नॉट एन आई cos ऑफ θ1 माइनस cos ऑफ θ2। ये आपको VSC सेकेंड ईयर में मिलेगा, है ना। एक यदि परिनालिका कैसी है, डेरिवेशन, ये प्रूफ है इसका, BSc सेकेंड ईयर में मिलेगा। यदि परिनालिका सीमित लंबाई की है तो उसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र BP बराबर 1/2 म्यू नॉट एन आई cos ऑफ θ1 माइनस cos ऑफ θ2। cos ऑफ θ1 cos ऑफ θ1 ये वाला कोण है, θ2 ये पूरा कोण है। कोई समस्या? अगर ये वाला बिंदु P यहां ना होकर यहां आ जाए, यहां ना होकर यहां आ जाए, मतलब परिमित लंबाई, सीमित या छोटी परिनालिका के सिरे पर चुंबकीय क्षेत्र पूछिए। देखो छोटी परिनालिका है या नहीं, इसके सिरे पर चुंबकीय क्षेत्र पूछेगा यहां। इसका मतलब इसके ये सिरे के साथ कोण बन रहा था, अब सिरे के साथ ये कोण बनेगा, वो इस प्रकार से कोण बनेगा, और यहाँ कोण बनेगा वो ऐसे बनेगा। बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा। आप देखिएगा यहाँ कि जब मैं इस बिंदु को यहां से यहां लेके जाऊंगा, इस बिंदु को यहां से यहां लेके जाऊंगा, लेके जा रहा हूं, तो जैसे जैसे इसके यहाँ पास में लेके जाऊंगा तो θ1 के मान में वृद्धि होगी, और θ1 का मान बढ़ते बढ़ते कितना हो जाएगा, 90। होगा या नहीं होगा? इधर देखो, अभी ये कोई कोण बन रहा है, अगर ये बिंदु P यहाँ ना होकर बिंदु P यहाँ आए तो ये वाला कोण क्या होगा, बढ़ेगा। क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे यहां से बढ़ता बढ़ता या अधिकतम हो रहा है ना। मैं और बात करना चाहूँ इस परिणाली, ये तो आपको डायग्राम में यहाँ दिख रहा है, अगर ये 2 मीटर लंबी होती, इसका मतलब इतनी बड़ी होती, अभी तो 1 मीटर इतनी है, 2 मीटर इतनी बड़ी होती, तो उस वाली कंडीशन में ये कोण और बढ़ता, और ये कोण बढ़ते बढ़ते अधिकतम कोण कितना हो सकता है आपके पास, θ2 का मान यहाँ इस कंडीशन में 180 हो सकता है। ठीक, ये 180 मान होगा, इनकी वैल्यू पुट करूंगा तो बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो 1/2 म्यू नॉट एन आई cos ऑफ θ1 का मान कितना आ गया, cos ऑफ 90, cos 90 का मान 0 माइनस cos ऑफ θ2 cos 180 का मान कितना होता है, माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र 1/2 म्यू नॉट एन आई। लेकिन कौन सी कंडीशन में, जब आपकी परिनालिका की लंबाई है वो क्या है बेटा, एक सीमित लंबाई है। ठीक, चलो भाई, धन्यवाद।